नमस्कार, स्वागतम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग 100 डे प्रोग्राम देख रहे हैं। हम लोग 100 डेज प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम लोग 100 डे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और इस देखने के क्रम में हम लोगों ने अभी संविधान के भाग 3 को देखना शुरू किया था। और उस संविधान के भाग 3 को देखते हुए हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को आज देखना प्रारंभ करेंगे कि यह जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आखिर कौन सा अधिकार है और इसमें क्या क्या चीज हमारे पास है। तो देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद तक आता है। तो यह जो 19वां आर्टिकल है, अनुच्छेद 19, इसमें कुल 6 प्रकार के मूलभूत स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। व्यक्ति के पास कुल, भारतीय नागरिक जो है उनके पास कुल 6 तरह की मूलभूत स्वतंत्रता है। उसमें जो पहला है 19 का 1 का क, इसमें है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण, अपने विचार को प्रस्तुत करने की आजादी है। कोई भी व्यक्ति जो है वह अपना विचार, अपना दृष्टिकोण समाज के सामने रख सकता है, पब्लिकली उसको वो बता सकता है। यह जो 19 का 1 क है, इसी में आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। इसी में आपको प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। और यह जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह वास्तव में बड़ा ही विशद मामला हो गया है आज के समय में। इसका जो रेंज है, इसका जो परास है, वह बहुत जगह पे बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो चुका है। इसी के अंतर्गत आपको 2004 में एक केस आया था। 2004 में एक केस था जिसको कहते हैं नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार या फिर भारत संघ। और यह जो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस था, तो इसी केस में, इस केस के बाद ही आपको आपके घर पर जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, उसको फहराने की अनुमति प्राप्त हुई थी हमको। 2004 से पहले आप किसी भी निजी प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 2004 में जब नवीन जिंदल का केस हुआ, तो उसके बाद फिर हमको अपने व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठान है वहां पर भी पूरे गरिमा के साथ, पूरे निष्ठा के साथ जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा सम्मान है, जो हमारी गरिमा है, हम उसको फहरा सकते हैं। तो यह भी इसी वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसी के अंतर्गत आपको जो हम विज्ञापन देखते हैं आज के समय में, विज्ञापन भी जो है वह वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। फिर आज के समय में जो सबसे फेमस मामला है, कौन सा, तो राइट टू नो, यानी कि जानने का अधिकार। तो यह जो जानने का अधिकार है, यही वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। फिर आज के समय में जो आप देखते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, जब चुनाव होता है तो हमारे जो उम्मीदवार होते हैं वह एक घोषणा पत्र भरते हैं अपना, जिसमें उनके ऊपर कितना केस है और फिर उसमें उन पर कितना जुर्माना लगा है, उनके ऊपर वो कितने दिनों तक जेल में रहे हैं, उनकी देनदारी क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ये सारी चीजों को जो आज जानने का हक है, वह भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। फिर चूंकि एक मामला आता है, और वह मामला आया 1986 में। एक मामला आया 1986 में केरल में। इस मामले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि चूंकि हमारा जो मौन रहना है, यह भी एक तरह से हमारी अभिव्यक्ति है। हम अपनी बातों को मौन रह के भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को मौन रह के भी हम जाहिर कर सकते हैं। तो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही चुप रहने का भी अधिकार है, यानी कि मौन रहना भी हमारे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। फिर एक केस हुआ था 1978 में, 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्योंकि उस वक्त मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, उनको भारत से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो उस पर एक केस आया था। तो यह जो 1978 का मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला है, तो इसके अंतर्गत यह भी कहा गया कि विदेश गमन जो है, यह भी हमारे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए यह भी इसी अधिकार में शामिल कर लिया गया। हालांकि जब हम अनुच्छेद 21 को देखेंगे तो वहां भी देखेंगे कि उसका जो परास है वह भी बहुत ज्यादा बढ़ गया आज के समय में, तो वहां भी उस चीज की चर्चा होगी। लेकिन यहाँ भी वाक्य एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत ही यह मामला भी आता है। इसके साथ साथ जो हम विरोध करते हैं, जो हम
प्रदर्शन करते हैं, जिसके कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं, वह भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी चीजें जो है यह हमारे 19 के 1 के क के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह जो अधिकार है यह एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि यह आत्यांतिक नहीं है। इस पर राज्य जो है वह युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य कुछ मामलों में इसको प्रतिबंधित कर सकता है। तो मामले किस तरह के हो सकते हैं कि अगर हमारे अभिव्यक्ति से, हमारे बोलने से, हमारे भाषण से राष्ट्र की एकता या अखंडता अगर प्रभावित हो रही हो, तो राज्य जो है वह हमारे इस अधिकार को सीमित कर सकता है, इस अधिकार को कम कर सकता है। फिर अगर हमारे बोलने से भारत की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता हो, तो भी राज्य जो है वह हमारे इस अधिकार को सीमित कर सकता है। फिर मान लेते हैं कि किसी राष्ट्र के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है, हमारा बहुत अच्छा संबंध है, और हमारे किसी बोलने से, हमारे किसी अभिव्यक्ति से वह संबंध खराब हो सकता है, तो भी राज्य जो है इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, हमको इसको कम कर सकता है। फिर अगर लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो सकता है कि हम कोई ऐसा विद्वेषपूर्ण भाषण दे दें जिससे कि लोक व्यवस्था प्रभावित हो जाए, लोक व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो जाए, तो राज्य जो है इस आधार पर भी हमारे इस अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है, इसको सीमित कर सकता है। फिर न्यायालय के अवमानना के संदर्भ में भी हमारा जो यह अधिकार है वह सीमित हो जाता है। आप देखते हैं कि न्यायालय में जो अवमानना होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर कोई टिप्पणी कर दी थी, बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज पर टिप्पणी कर दी थी, तो न्यायालय ने उसको अवमानना की श्रेणी में लिया और उन पर कुछ जुर्माना लगाया था। तो यहाँ पर भी हमारे इस स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो ये सारे कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध हैं जो राज्य जो है हमारे इस पर लगा सकती है। तो यह जो हमारा अधिकार है यह 19(1) के क में आता है, और यह जो हमारा प्रतिबंध है वह 19(2) में आता है। ठीक है, जो हमारा प्रतिबंध है वह 19(2) में आता है। तो ये सारी चीजें थी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित चीजें। फिर जो अगला है 19(1) का ख, इसमें है शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र प्रदर्शन या फिर सम्मेलन की स्वतंत्रता। असल में यह जो स्वतंत्रता है यह इसी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही बड़ा रूप है, इसी को विस्तारित रूप है। इस दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, इस दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। हालांकि हमको शांतिपूर्ण और निःशस्त्र सम्मेलन का तो अधिकार है, लेकिन बंद या फिर हड़ताल का अधिकार नहीं है। चूंकि बंद या हड़ताल जो है यह गैर संवैधानिक है, यह हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब राज्य जो है हमारे इस शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सम्मेलन पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। किस विषय में, किस आधार पर लगा सकती है? तो यहाँ पर दो आधार हैं। पहला तो भारत की जो संप्रभुता है या फिर भारत की जो अखंडता है, अगर इस सम्मेलन से वह प्रभावित हो रहा हो तो राज्य जो है इस चीज को रोक देगा, इस चीज को मना कर देगा। दूसरा, लोक व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी आने की संभावना हो तो भी राज्य जो है इस चीज को रोक देगा। और यह जो प्रतिबंध है यह कहाँ होगा? तो इसका प्रतिबंध 19(3) में है। क्लियर है? फिर जो अगला है 19(1) का ग, यह कहता है कि नागरिकों को संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। यानी नागरिक चाहे तो अपने लिए अपना एक संगठन बना सकते हैं या फिर कोई संघ बना सकते हैं। आप जो देखते हैं जितने भी आज राजनीतिक दल हैं या फिर श्रमिक संघ है या फिर बहुत सारी आप कंपनियां देखते हैं, सोसाइटीज देखते हैं, तो उन सब का जो निर्माण होता है वह इसी आर्टिकल 19(1) के ग के आधार पर होता है, जिसमें कहा गया है कि संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता व्यक्ति को है। और इसी में आप देखते हैं जब 97वां संविधान संशोधन होता है, 97वां संविधान संशोधन होता है कब? तो 2011 में। तो इसी के आधार पर फिर यहाँ पर सहकारी समिति बनाने का भी इसी में कर दिया जाता है प्रावधान की। अब जो सहकारी समितियां बनेगी वह भी एक तरह का संगठन या संघ ही है, तो उसको भी 9(1) के ग में ही डाल दिया। ठीक है, अब इस पर जो प्रतिबंध है 19(1) ग, यानी कि संगठन और संघ बनाने का जो प्रतिबंध है वह 19(4) में है। इस पर भी कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि पहला तो भारत की एकता एवं अखंडता
वो सब में कॉमन है, अगर वह प्रभावित हो रहा होगा तो संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। जैसे कुछ एक आतंकी संगठन जो भारत में गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, तो उन पर प्रतिबंध है, तो उन पर प्रतिबंध इसी के आधार पर लगाया गया है, चूंकि वह क्या कर रहा है, तो भारत की एकता और अखंडता के लिए घातक है। दूसरा, फिर लोक व्यवस्था में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो तो भी संगठन और संघ नहीं बनाने दिया जाएगा। जैसे आज जो आप देखते हैं, जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जैसे आप माओवादी को देख लें या फिर बहुत सारे आतंकी संगठन हैं उनको देख लें, तो वो क्या कर रहे हैं, लोक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर दूसरा है अगला, सदाचार के हित में, यानी कि मोरलिटी के हित में, अगर मोरली इथिक्स के लिए वह उपयोगी नहीं है, मोरली इथिक्स को वह आघात पहुंचा रहा है, समाज में कुव्यवस्था फैलाएगा, तो वहां पर भी इसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और यह कहाँ है, तो 1904। ठीक है। फिर अगला है 1901 का घ, कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी अबाध संचरण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आने जाने की आपको कोई मनाही नहीं है, आप संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण देश में कहीं भी घूम सकते हैं। ये बात तो है, लेकिन अब यहाँ पर भी इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस पर भी कुछ प्रतिबंध है, और वह प्रतिबंध कहाँ पर है, तो वह प्रतिबंध है 1905 में। 1905 में क्या कहता है कि अगर साधारण जनता के हित के लिए आपके अबाध संचरण को प्रतिबंधित किया जाना पड़ेगा, तो यह आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले कोरोना का क्राइसिस देखा होगा, उस कोरोना के क्राइसिस में हम लोग घर में बंद हो गए थे, हमारे अबाध संचरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यह क्यों लगाया गया था, यह चूंकि साधारण जनता के हित में था, यह हमारे हित में था, क्योंकि अगर हम बाहर घूमते तो हो सकता है हम कोरोना फैलाते, तो इस वजह से हमारे आबाद संचरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और यह प्रतिबंध हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर रहा था। दूसरा इस पर प्रतिबंध है कि अगर कोई क्षेत्र है जहां कोई अनुसूचित जनजाति रहती है और अबाध संचरण से उनका हित प्रभावित हो रहा है, तो वहां पर भी आपको जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह जब आप जाते हैं तो वहाँ इनर पास लगा हुआ है, वहाँ पहले आपको पास लेना होगा, फिर आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। फिर जैसे आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर कि आपका जाना अलाउड नहीं है, आपको वहाँ जाना मना है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारी आदिवासी, सॉरी, वहाँ बहुत सारी जनजाति लोग रहते हैं जिनका की अपना अस्तित्व है, और उनका अस्तित्व जो है वह हो सकता है कि खतरे में पड़ जाए, तो इसीलिए हमको वहां जाने का परमिशन नहीं है। तो इस आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो देख लिए हमने कि यह चारों जो है, यह चारों एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर अगला है 1951। इसमें कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम जाकर के भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में जाकर के हम बस सकते हैं, यह हमारे पास अधिकार है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध 1905 के आधार पर ही लगाया जाता है, 1905 के आधार पर इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। और इसमें भी यही कहा गया कि अगर साधारण जनता के हित से प्रभावित हो रहे हो तो आपको किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की सुविधा नहीं दी जाएगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्र में धारा 370 खत्म होने से पहले कश्मीर में आपको वहां निवास करने की सुविधा तो थी, लेकिन बस जाने की स्वतंत्रता आपको नहीं थी। आज भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्र में, अंडमान निकोबार चले जाइए, उधर के बहुत सारे क्षेत्र में आपको बस जाने की आज़ादी नहीं है, बस जाने की स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे एक तो आम जनमानस प्रभावित हो रहा है, और दूसरा अनुसूचित जनजाति जो है उनका हित प्रभावित होगा। तो इस वजह से भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो ये दो, इस पर भी नियंत्रण है कि इन दो के आधार पर ही इस पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो 1905 से 1901 घ और 1901 अ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। फिर अगला 1901 छ। अब आप सोचेंगे कि 1901 चौ कहाँ गया, तो 1901 चौ जो है यह निरस्त कर दिया गया है, चूंकि चौ जो है वह क्या था, तो वह धन वाला था, यानी कि धन जो है वह हमारा मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है वह आर्टिकल 31 में भी था और 19 के 4 में भी था। तो इसको जो है वह निरस्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 19 एक 6 इसमें कहता है कि व्यक्ति को कोई भी
आजीविका, व्यापार, वृत्ति या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि व्यक्ति जो है वह किसी भी तरह का आजीविका का साधन अपना सकता है, व्यापार कर सकता है, कारोबार कर सकता है या किसी भी काम के द्वारा अपना पेट चला सकता है, अपने परिवार को चला सकता है। लेकिन इस पर भी जो प्रतिबंध है वह 1906 के आधार पर लगाया जाता है। 1906 के आधार पर इस पर भी बहुत सारे प्रतिबंध है। और बहुत सारे प्रतिबंध क्या है कि ऐसा कोई काम जो साधारण जनता के हित में ना हो, यानी कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो साधारण जनता के हित में नहीं है। जैसे यहाँ कह रहा है कि कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो अब मान लेते हैं कि हम किडनैपिंग का काम करने लगे कि भाई हमको संविधान जो है वह मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि हम किसी भी तरह की वृत्ति अपना सकते हैं, तो यह भी एक तरह की वृत्ति है। लेकिन कहता है कि नहीं, इससे क्या हो रहा है कि आम जनमानस का हित प्रभावित हो रहा है। तो जिस काम से आम जनमानस का हित प्रभावित हो रहा हो वह काम करने की आजादी या वह काम करने की स्वतंत्रता जो है वह नहीं है। क्लियर है? फिर और एक चीज है, जैसे मान लेते हैं कि किसी काम में कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है और हम कहें कि नहीं भाई यही काम हमको करना है, चूंकि हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो वहां भी राज्य जो है उसमें क्राइटेरिया लगा सकता है, हमारे उस अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है, चूंकि वह एक तकनीकी काम है और उसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। तो 1906 के आधार पर इस 1906 पर जो प्रतिबंध है वह लगाया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? फिर जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है वह अधिकार है अपराधों से दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह क्या कहता है? यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया है तो उसमें जो उसकी दोष सिद्धि है तो उसके लिए भी उसके कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, उसके कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर कि उसको संरक्षण प्राप्त होता है। तो उसका संरक्षण क्या है? तो पहला है यह जो पहला हमारा है वह है 20 का 1। 20 का 1 कहता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। यह कहता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। फिर 20 का जो 2 है वह कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण। फिर जो 20 का 3 है वह कहता है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अब देखिए, ये जो 20 का 1 है यह कहता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि कहने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने आज कोई क्राइम किया। मान लेते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसने आज कोई क्राइम किया और इस क्राइम के लिए आज जो सजा का प्रावधान है वह 500 रुपए है या फिर 6 माह का जेल है। या तो 500 रुपए है या फिर 6 माह का जेल है। अब जब यह व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस समय यही कानून प्रभावी है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब सरकार जो है अगले दिन उसमें चेंजेस कर दी इस कानून में और वहां कर दिया गया कि अब उस व्यक्ति को 5 लाख का जुर्माना लगेगा या फिर 6 वर्ष का जेल जाना होगा। तो चूंकि जब अपराध हुआ तो उस वक्त जो 500 रुपए का फाइन या 6 माह का जुर्माना, 6 माह का जेल था, तो इस व्यक्ति को, इस अपराध करने वाले व्यक्ति को वही सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपराध के बाद अगर नियम आता है तो उसको उस हिसाब से सजा दिया जाएगा। नहीं, जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो नियम प्रभावी है उसी नियम के आधार पर उस व्यक्ति को सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई नया नियम आ गया है तो उसके हिसाब से उसको सजा दे दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि संविधान ने यहाँ पर क्या किया कि विधि को भूतलक्षी बनाने से रोक दिया। यानी कि कोई भी जो विधि है वह भूतकाल से प्रभावी नहीं होगी, बल्कि जिस दिन वह लागू हुआ है उसी दिन से प्रभावी होगी और किसी व्यक्ति को उसी के आधार पर सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर अपराध के बाद कोई नियम आता है तो उसके हिसाब से सजा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर 20 का 2 कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण। यानी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जा सकता है, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को बार बार सजा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है
यह अपवाद ये है कि यह जो दोहरा दंड से संरक्षण है यह सिर्फ न्यायालय या फिर ट्रिब्यूनल के लिए है, यानी कि अधिकरण के लिए है या फिर न्यायालय के लिए है। अगर कोई अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाती है या फिर कोई विभागीय कार्रवाई की जाती है किसी व्यक्ति पर, तो उसको दोहरा तिहरा दंड दिया जा सकता है। सिर्फ न्यायालय या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। फिर 20 का 3 कहता है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन कहने का मतलब होता है कि अपने खिलाफ सबूत देना। तो यह कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही या सबूत देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही या सबूत देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर व्यक्ति स्वेच्छा से चाहे तो अपने खिलाफ सबूत या फिर अपना बयान दे सकता है, गवाही दे सकता है, लेकिन उसको इस चीज के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। तो यह था आर्टिकल 20 जो कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यही संरक्षण हर नागरिक को है। इसमें टोटल 3 भाग है, आपने देख लिया। फिर अगला जो आर्टिकल है वह है 21। यह कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है यह अपने आप में बड़ा ही विशद मामला है। क्योंकि यह जो आर्टिकल है, यह जब प्रारंभ में लागू किया गया था तो इसका इतना बड़ा परास नहीं था, लेकिन अब यह आर्टिकल ऐसा हो गया है कि अब इसको बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि यह रेसिड्यूशल पावर जैसा हो गया है, यानी कि जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सारी की सारी इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आ गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही आप देखते हैं कि 1978 का मामला बताए मेनका गांधी वाला, कि जो विदेश जाना है वह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसको और व्यापक कर दिया गया इसी में। और इसमें कहा गया कि मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जो जीवन का अधिकार है वह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ही अधिकार है। ठीक है, मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जो जीने का अधिकार है वह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ही अधिकार है। फिर इसी में एक मामला आता है 1994 में। 1994 एक मामला आता है और यह मामला आता है तमिलनाडु में, और इसी में राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट दिया गया, वह इसी आर्टिकल में जोड़ा गया कि एकांतता का जो अधिकार है वह भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। फिर इसी आर्टिकल के अंतर्गत शिक्षा पाने का जो अधिकार है वह भी दिया गया। 1992 में मामला आया था। हालांकि शिक्षा पाने का अधिकार आप इसके आगे देखेंगे कि मौलिक अधिकार में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी उसकी व्याख्या की जाती है। 1992 में मामला आया था कर्नाटक में, और इसमें कहा गया कि शिक्षा का जो अधिकार है वह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ही अधिकार है। फिर 1978 में एक मामला आया महाराष्ट्र में, तो उसमें कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता जो है वह भी इसी अधिकार के अंतर्गत आता है, तो व्यक्ति को निःशुल्क विधिक अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। फिर 1989 में एक केस आया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। 1979 में केस आया परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो इसमें कहा गया कि चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, लेकिन हर व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता पाने का अधिकार है। और इसी में कहा गया कि जितने भी डॉक्टर अस्पताल में कार्यरत हैं, अगर कोई व्यक्ति घायल अवस्था में हॉस्पिटल आता है या लाया जाता है तो अतिशीघ्र पहले उसका इलाज करेंगे, उसको चिकित्सकीय सहायता प्रदान करेंगे, और जो विधिकीय कार्यवाही या फिर पुलिसीय कार्यवाही है उसका इंतजार नहीं करेंगे, वह बाद में होगा, लेकिन व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता जो है वह पहले प्राप्त होना चाहिए। तो 1989 में यह आया था, 1989 में यह मामला आया था, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में यह चीज दिया गया। फिर एक केस आया था उत्तर प्रदेश में, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, और यह केस था 1998 का, 1998 का, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसमें कहा गया कि व्यक्ति को जो है वह आश्रय पाने का अधिकार है, यानी कि राइट टू शेल्टर जो है वह व्यक्ति को अधिकार है। अगर किसी के पास छत नहीं है तो उसको छत पाने का अधिकार है। यह राज्य की जवाबदेही है कि उसको छत प्रदान किया जाए। तो यह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है।
फिर एक मामला आया था बिहार में, यह मामला आया था 1991 ईस्वी में। बिहार का मामला है 1991 ईस्वी का, और यह मामला था सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार। और इसमें कहा गया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु जो है यह भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और उसको भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही परिभाषित किया गया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु जो है व्यक्ति का अधिकार है और उसको वह मिलना ही चाहिए। फिर आप जो ये फोन टेपिंग का मामला सुनते हैं, तो फोन टेपिंग का मामला इसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उसको कहा गया कि यह इस अधिकार का उल्लंघन करता है, इसीलिए फोन टैपिंग जो है वह गैर कानूनी है। विशेष परिस्थिति में फोन टैपिंग की जाती है, लेकिन आम नागरिकों की फोन टैपिंग नहीं की जा सकती है, यह इसका उल्लंघन करता है। फिर इसी में एक मामला आया 1987 में महाराष्ट्र सरकार की, और इसमें कहा गया कि जो बंबई हाईकोर्ट था उसने कहा कि जिस तरह से जो हमारा आर्टिकल 19(1) का क है वह कहता है कि यह जो हमारे वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें चुप रहने का भी अधिकार है, तो उसी तरह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो इस अधिकार के अंतर्गत ही मृत्यु का भी अधिकार है, यानी कि हम आत्महत्या कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आत्महत्या को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर एक मामला आया 1994 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इस अधिकार के अंतर्गत ही आत्महत्या का भी अधिकार है, यानी कि मरने का भी अधिकार शामिल है। इसके बाद एक बड़ा दिलचस्प मामला आया 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार। ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो जीवन का अधिकार है इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है, और फिर से यह जो आत्महत्या को फिर से गैर कानूनी घोषित कर दिया और आत्महत्या पर फिर से प्रतिबंध लगा करके सजा का प्रावधान कर दिया गया। ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार, यह बड़ा ही दिलचस्प मामला था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने पिछले दोनों निर्णय को पलट दिया। फिर इसके बाद एक और मामला हुआ राजस्थान में। राजस्थान का मामला था विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कहा गया कि अगर महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न होता है कामकाज में, तो यह भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह एक अपराध होगा। और इसी के बाद आप देखते हैं कि बाद में विशाखा एक्ट को लाया गया, जो महिलाओं के लिए ही है, जो यौन उत्पीड़न से रोकता है उसको कार्यस्थल पर। फिर उसके बाद है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती, यानी कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, उसको अपने कस्टडी में लिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो यह भी हमारे इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो नहीं होना चाहिए। फिर इसी के अंतर्गत एक और चीज आया कि कोई भी महिला अगर वह अपनी इच्छा से किसी अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाह रही है, तो वह किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर सकती है, किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स का इस्तेमाल कर सकती है। यह उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, यह भी उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ही अधिकार है, जो कि इसके लिए उस पर कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद एक और मामला आया, और वह मामला था बड़ा ही दिलचस्प मामला, बहुत ही लेटेस्ट मामला है। यह मामला था 2018 का। 2018 का मामला था, और यह था 9 मार्च 2018 के दिन ही फैसला आया था। एक बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नर्स थी अरुणा शानबाग करके, और 40 साल पहले उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था उसी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय के द्वारा, और उसके बाद वो जो नर्स है वो कोमा में चली गई थी, और तब से लगातार कोमा में ही थी। तो उसके अधिकारों के लिए लड़ रही एक जो स्वयंसेवी संस्था है कॉमन कॉज, तो कॉमन कॉज ने केस फाइल किया था कि चूंकि यह अपने गरिमापूर्ण जीवन को जीने में सक्षम नहीं है, वह लगातार जीवन रक्षा उपकरणों पर ही कोमा में ही है, तो उससे बेहतर है कि इसको गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार दिया जाए। तो फिर 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति अपने गरिमापूर्ण जीवन को जीने में सक्षम नहीं, हालांकि उसके साथ बहुत सारे उसमें क्लाउज जोड़े गए हैं कि एक टीम बनेगी डॉक्टरों की, फिर उसमें कुछ अधिकारी भी होंगे, वो सारे लोग देखेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन होगा। तो फिर यहाँ पर क्या किया गया कि पैसिव यूथेनेसिया की, यानी कि परोक्ष इच्छा मृत्यु का जो है वह अधिकार दे दिया गया, और वह अधिकार कहाँ परिभाषित किया गया, किसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार।
तो यह अधिकार जो है यह बड़ा ही व्यापक होते जा रहा है दिनों दिन। आज जो आप देख रहे हैं हमारे निजता का अधिकार है, वह भी इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। जो निजता का अधिकार है वह भी इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अब धीरे धीरे इसका जो परास है, इसका जो रेंज है, वह धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है और यह बहुत बढ़ गया है। फिर अभी हाल के दिनों में ही 2014 में ही यह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें क्या किया गया कि यह जो जीवन का अर्थ है, यह जो प्राण का अर्थ है, तो इस प्राण के अर्थ को जानवर तक भी विस्तारित कर दिया गया। अब अगर जानवर को भी आप उत्पीड़ित करते हैं, जानवर का भी उत्पीड़न होता है, तो आप पर केस हो जाएगा। वह कहाँ से आया? तो वह इसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो इसके वैल्यू को और बढ़ा दिया गया, इसके परास को और बढ़ा दिया गया। इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि जल्लीकट्टू को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था और बैलगाड़ी दौड़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि बाद में वह प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन अब इस अधिकार का जो विस्तार है वह जानवरों तक भी कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से खास करके इस आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 21 से, यह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ से ये सारे चीज पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्री के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमारा जो अगला आर्टिकल है वह क्या है? तो वह है 21 का क। अभी मैंने कहा ना कि शिक्षा का अधिकार जो है अब उसको मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया गया है। तो 21 का क जो है यह कहता है कि शिक्षा का अधिकार भारत के हर बच्चे को होगा। 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और बहुत सारे व्यवस्था जो बच्चों के लिए किए गए हैं वह इसी के आधार पर किए गए हैं। और इसके साथ साथ यह जो अधिनियम है यह कौन सा था? तो यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो 2002 में लाया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में लाया गया था। और यह जो प्रभावी होता है यह कब से प्रभावी हुआ? तो यह लागू हुआ 2010 से। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यह संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? तो 2002 में। लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ, यह लागू कब से किया गया? तो यह लागू किया गया 2010 से। ठीक है। फिर अगला जो हमारा आर्टिकल है वह है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब देखिए, जब कोई अपराध होगा तो व्यक्ति गिरफ्तारी भी होगी, और अगर गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तार व्यक्ति को भी बहुत तरह के संरक्षण दिए गए हैं, सुविधा दी गई है। तो वह किस आधार पर दिया गया है? तो इसके दो तरह के प्रकार हैं। पहला है कि सामान्य दांडिक विधि से। सामान्य दांडिक विधि कहने का मतलब कि अगर व्यक्ति पर दोष सिद्धि हो गया है या उसने अपराध किया है तो फिर उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी तो वह सामान्य दांडिक विधि के अंतर्गत होगी। तो इसमें दो खंड आते हैं या दो आर्टिकल आते हैं, सब आर्टिकल 1 और 2। ठीक है। दूसरा है निवारक निरोध विधि के द्वारा। इसमें 3 से लेकर के 7 तक के आर्टिकल आते हैं। 22 का 1, 2 और फिर 22 का 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, सामान्य दांडिक विधि के अंतर्गत क्या है? तो पहला जो इसमें चीज है वह कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। पहला चीज है इसमें सामान्य दांडिक विधि के अंतर्गत कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने का अधिकार होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तो उसको हक है कि वह उसका कारण जान सके कि हम क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, और फिर वह अपने पसंद के वकील से सलाह मशवरा कर सके, उसके लिए उसको अपने पसंद का वकील करने का अधिकार होगा। फिर जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये उसके पास अधिकार है। और यह जो 24 घंटा का समय है, इसमें अगर मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, जहाँ व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, मजिस्ट्रेट वहां से 200 किलोमीटर दूर है और उस 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लगती है, तो आप इस 24 घंटे में और 6 घंटा जोड़ लेंगे, क्योंकि यात्रा का समय हटा करके 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और बिना मजिस्ट्रेट के अधिकार के, यानी कि जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर न दे दे तब तक व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा जो है वह अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकेगा।
यह 4 तरह के अधिकार दिए गए हैं जो कि सामान्य दांडिक विधि के अधीन आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। पहला कि व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है। तीसरा, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उस 24 घंटे में जो यात्रा का समय होगा वह जोड़ा नहीं जाएगा। यात्रा के समय के अलावा 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और चौथा जो है वह 24 घंटे से ज्यादा उसको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। अब 22 का जो 3 कहता है, ये जो 3 देख रहे हैं, यह 3 कहता है कि यह जो अधिकार है, यह इस अधिकार को उस वक्त सीमित कर दिया जाएगा जब व्यक्ति जो है अंतर्देशीय शत्रु हो। अंतर्देशीय शत्रु कहने का मतलब किसी शत्रु राष्ट्र का व्यक्ति हो, तब फिर उसको यह अधिकार नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज कि जब निवारक निरोध विधि का प्रयोग किया जाएगा तब जाकर के यह अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा। निवारक निरोध क्या होता है? यानी कि निवारक निरोध कहने का मतलब होता है कि प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव कहने का मतलब कि अपराध होने से पूर्व ही व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया या फिर व्यक्ति को अभिरक्षा में ले लिया गया। जैसे आप देखते हैं चुनाव के समय कि जितने सारे हिस्ट्री सीटर्स होते हैं उन सबको चुनाव से पहले ही पुलिस जो है अपने कस्टडी में रख लेती है, भले ही उसने उस वक्त कोई अपराध किया हो या ना किया हो, लेकिन चूंकि वह हिस्ट्री सीटर है तो पुलिस उसको उठा करके अपने अभिरक्षा में रख लेती है और चुनाव के बाद उसको छोड़ देती है। तो यह जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को निवारक निरोध विधि कहते हैं। अब यह जो निवारक निरोध विधि है तो इसमें भी कुछ नियम है कि व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। व्यक्ति को यथाशीघ्र उसके अभिरक्षा का कारण बताया जाएगा कि उसको क्यों रखा गया है। और तीसरी चीज है कि अगर जब तक संघ जो है कोई कानून न बना दे, जब तक संसद इस पर कोई कानून न बना दे, तब तक उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इसमें भी इफ अगर बट है कि अगर हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश, वह एक टीम गठित करता है और वह टीम अगर कहे कि नहीं इसको उससे ज्यादा दिन अभिरक्षा में रखना है, तो भी व्यक्ति को उससे ज्यादा दिन, 3 महीने से ज्यादा समय तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है। तो यह था निवारक निरोध विधि के द्वारा व्यक्ति को अभिरक्षा में रखना। और इसी के आधार पर आप देखते हैं कि बहुत सारे निवारक निरोध अधिनियम लाए गए। सबसे पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 में लाया गया। इसका नाम ही था निवारक निरोध अधिनियम और यह 1950 में लाया गया और 1969 तक यह फंक्शन में रहा। 1979 तक यह काम किया और उसके बाद फिर 74 में आ गया कोफेप्सा। 1974 में आ गया कोफेपोसा। यह क्या था? तो यह था विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम। इसको जो है दिसंबर 1974 में लागू किया गया। और इसमें जो था कि प्रारंभ में कि व्यक्ति को अगर अभिरक्षा में लिया जाता है तो 1 साल के लिए लिया जाएगा, लेकिन 84 से इसको 2 वर्ष कर दिया गया कि अब व्यक्ति को अगर इस अधिनियम, इस निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है तो उसको 2 साल तक रखा जाएगा। फिर 1980 में आया सबसे विवादास्पद मामला, जिसका कि अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग रासुका के नाम से जानते हैं। रासुका कहने का मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह 1980 में आया है। आज देखते हैं कि यह सबसे ज्यादा विवादास्पद है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है। और इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता वगैरह के आधार पर अगर कोई व्यक्ति कोई इस तरह का काम कर रहा है जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता, जो राष्ट्र का भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, ये सब अगर प्रभावित हो रहा हो तो व्यक्ति को रासुका लगा करके अंदर किया जा सकता है। और 1984 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और 1984 में इसको अमेंडमेंट करके और कठोर बना दिया गया। फिर 1985 में टाडा आता है। हालांकि 95 में जो है इस टाडा को समाप्त कर दिया गया। 95 तक टाडा चला, 85 से 95, उसके बाद टाडा समाप्त हो गया। फिर पोटा आया 2002 में। पोटा जो है वह अभी भी चल रहा है। पोटा कब आया? तो 2002 में। 2002 में पोटा आया, तो यह अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे निवारक निरोध अधिनियम लाए गए, जो किसके अंतर्गत लाए गए? तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत। आर्टिकल 22 का जो बी है, निवारक निरोध विधि, इसी के अंतर्गत ये सारे निवारक निरोध अधिनियम लाए गए, जिसमें से कुछ समाप्त हो गए और कुछ अभी भी चल रहे हैं। तो ये था हमारा
स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें आपने देखा, इसमें हालांकि बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। या तो हम रिवीजन करवा रहे हैं, हालांकि जितने भी फैक्ट हैं वो सारे मैंने आपको बता दी, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन आप लोग इसका एक बार नोट्स बना करके इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे ताकि यहाँ कोई दिक्कत ना हो। चलिए, लगता है क्लास कुछ लंबा हो गया है। कल मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग कल से इतिहास भी शुरू करेंगे। और इतिहास में हम लोग शुरू क्या करेंगे, चूंकि देखिए इतिहास का जो हमारा सेक्शन है तो वहाँ पर चूंकि 3 सेक्शन हमारे पास हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इसमें जो वेटेज सबसे ज़्यादा है प्री में वह मॉडर्न हिस्ट्री का है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी खास करके फ्रीडम स्ट्रगल का। तो कल से जो हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो वह फ्रीडम स्ट्रगल से शुरू करेंगे सीधा, यानी कि 1857 के विद्रोह से हम लोग अपनी क्लास को कल से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक धन्यवाद।